Welcome to our channel Study Physical Education. It's more than just playing games. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के बारे में। अब सोचिए जरा, जब हमारी गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, तो हमारे बॉडी को चलाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल सही, न्यूट्रिएंट्स। Nutrients are the components of food required by our body in specific quantities and for specific purposes. यानी खाने के वे पौष्टिक तत्व जिनकी हमारे शरीर को स्पेसिफिक क्वांटिटी में जरूरत होती है और जिनका हमारे शरीर में कुछ न कुछ काम होता है। हर न्यूट्रिएंट का हमारे शरीर में कुछ न कुछ काम होता है और इन न्यूट्रिएंट्स को हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना होता है, न कम न ज्यादा, क्योंकि कम क्वांटिटी में खाना भी नुकसान करता है और ज्यादा मात्रा में खाने के भी नुकसान होते हैं। इसलिए सभी न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करने की एक मात्रा निर्धारित है और उतनी ही खानी चाहिए। यह स्पेसिफिक क्वांटिटी कितनी होती है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते कितने टाइप के हैं। न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। जनरली यह 100 मिलीग्राम से ज्यादा की क्वांटिटी में खाए जाते हैं। इनके अंदर आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। इसके अलावा कुछ ऐसे मिनरल्स भी होते हैं जो 100 मिलीग्राम से ज्यादा की क्वांटिटी में खाए जाते हैं। इन मिनरल्स को मैक्रो मिनरल्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम। दूसरी कैटेगरी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो कम क्वांटिटी में खाए जाते हैं। इनके अंदर आने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स को छोड़कर जितने भी मिनरल्स होते हैं वह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब इन कैटेगरीज में आने वाले न्यूट्रिएंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आने वाले न्यूट्रिएंट्स की। इनमें सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। ये हमारे फूड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कहें तो कार्बोहाइड्रेट्स वो कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं और बॉडी को तुरंत एनर्जी देते हैं। जब हम रोटी, राइस, ब्रेड, शुगर या पोटैटोज खाते हैं तो ये सब हमारे शरीर में ग्लूकोज में बदल जाते हैं जो एनर्जी के रूप में यूज होती है। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को दो मेन टाइप्स में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं। ये जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इनको दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जो कि सिंगल शुगर यूनिट होती है, सबसे सिंपल फॉर्म होते हैं। इन्हें फर्दर ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती। ये सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं। इसके मेन टाइप्स है ग्लूकोज, जिसे ब्लड शुगर भी कहते हैं, फ्रूट्स, हनी, सीरियल्स में मिलता है। सेकेंड इज फ्रक्टोज जो कि फ्रूट्स और हनी में पाया जाता है। थर्ड इज गैलेक्टोज जो कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है। रिमेंबर, ये तीनों शुगर्स बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब होकर तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। डाइसैकेराइड्स जो कि डबल शुगर यूनिट्स होती है, दो मोनोसैकेराइड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। बॉडी इन्हें पहले तोड़कर मोनोसैकेराइड में बदलती है, फिर एब्जॉर्ब करती है। इसके मेन टाइप्स है सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। यह शुगरकेन, बीट शुगर और स्वीट्स में पाया जाता है। दूसरा है लैक्टोज जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। यह मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और तीसरा है मोल्टोज जो कि दो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। यह जर्मिनेटिंग ग्रेन्स एंड माल्टेड फूड्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। ये कई मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मेनली ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। इनका डाइजेशन स्लो होता है, इसलिए ये स्टेडी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और बॉडी को लंबे समय तक एनर्जेटिक रखते हैं। इन्हें गुड कार्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि ये फाइबर के साथ आते हैं
और एनर्जी को सस्टेन करते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स 3 मुख्य प्रकार के होते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज। इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है स्टार्च। ये प्लांट्स में स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट होता है। हमारे भोजन में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स स्टार्च ही है। जब हम स्टार्च रिच फूड्स खाते हैं तो ये बॉडी में ग्लूकोज में टूट जाता है। सोर्सेज ऑफ स्टार्च आर राइस, व्हीट, मैज, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सीरियल्स, पल्सेस, ब्रेड, पास्ता एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। इसे एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। ये लिवर और मसल्स में स्टोर्ड रहता है। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो बॉडी ग्लाइकोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करती है। एंड लास्ट इज सेल्यूलोज, जिसे डाइटरी फाइबर या रफेज भी कहते हैं। ये प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये डाइजेशन में मदद करता है। फाइबर इंटेस्टिन्स की मूवमेंट को रेगुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। सोर्सेज ऑफ सेल्यूलोज आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, सैलड, ओट्स, ब्रान एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बिना बॉडी काम नहीं कर सकती। चलिए जानते हैं इसके मेन फंक्शंस। एक, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये बॉडी की मेन फ्यूल सोर्स है। 2, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। जब एनर्जी कार्ब्स से मिल जाती है तो बॉडी को प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज नहीं करना पड़ता। 3, हेल्प्स इन फैट मेटाबॉलिज्म। कार्ब्स फैट को प्रॉपर्ली बर्न करने में मदद करते हैं। 4, फाइबर इंप्रूव्स डाइजेशन। रफेज डाइजेशन और एक्सक्रीशन दोनों में मदद करता है। 5, मेंटेन्स ब्लड शुगर लेवल। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं। फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज हैं। 1, सीरियल्स, जिसमें राइस, व्हीट, मैज, ओट्स एक्सेट्रा आते हैं। 2, पल्सेस, जिसमें लेंटिल्स, बीन्स एक्सेट्रा आते हैं। 3, रूट्स एंड ट्यूबर्स, जिसमें पोटैटो, स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा आते हैं। 4, फ्रूट्स, जिसमें बनाना, एप्पल, मैंगो एक्सेट्रा आते हैं। 5, शुगरी फूड्स, जिसमें शुगर, हनी, जगेरी एक्सेट्रा आते हैं। अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए तो क्या होता है? सबसे पहले है वीकनेस एंड फटीग। एनर्जी की कमी से थकान रहती है। सेकेंड इज केटोसिस। जब कार्ब्स कम होते हैं तो बॉडी फैट को एनर्जी में बदलती है, जिससे केटोन बॉडीज बनती हैं, जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती हैं। एंड थर्ड इज वेट लॉस एंड मसल ब्रेकडाउन। एनर्जी की कमी से मसल्स टूटने लगते हैं। अब अगर कार्ब्स ज्यादा हो जाएं तो क्या होता है? सबसे पहले है ओबेसिटी यानी मोटापा। एक्स्ट्रा कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होकर स्टोर्ड हो जाते हैं। सेकेंड इज डायबिटीज। ज्यादा शुगरी फूड लेने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। थर्ड इज डेंटल कैरीज यानी दांतों में कीड़ा। एक्सेस शुगर से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एंड फोर्थ इज हार्ट डिजीजेस। हाई कार्ब इंटेक से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। नेक्स्ट इज फैट्स। आपने सुना होगा टू मच फैट इज बैड फॉर हेल्थ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फैट हमारे शरीर के लिए उतना ही जरूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स? यस, फैट इज नॉट ऑलवेज बैड। असली बात है सही तरह का फैट लेना और सही अमाउंट में लेना। फैट एक एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एनर्जी स्टोर करने और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। साइंस की लैंग्वेज में फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, लेकिन इनमें एनर्जी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से 2 गुना से भी ज्यादा। टाइप्स ऑफ फैट्स। फैट के 2 मेन टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स और बैड फैट्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं। ज्यादा मात्रा में ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं, जिससे हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ज्यादा इंटेक से ओबेसिटी और ब्लॉक्ड आर्टरीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सोर्सेज ऑफ सैचुरेटेड फैट्स आर बटर, घी, चीज, क्रीम,
कोकोनट ऑयल, रेड मीट, फ्राइड फूड, पेस्ट्रीज। अनसैचुरेटेड फैट्स और गुड फैट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहते हैं। ये हार्ट फ्रेंडली फैट्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखते हैं। इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। एक मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स जो कि ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एवोकाडोज एंड नट्स में मिलता है। 2 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स जो कि सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, फिश ऑयल एंड फ्लैक्स सीड्स में मिलता है। अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स आर ट्रांस फैट्स। ये मोस्ट हार्मफुल फैट्स हैं जो प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स में मिलते हैं, लाइक चिप्स, बर्गर्स, बेकरी आइटम्स। ये डबल बैड फैट्स हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और हार्ट रिस्क भी। एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो बॉडी खुद नहीं बना सकती, इन्हें फूड से लेना जरूरी है। These are found in fish, flax seeds, walnuts, soybeans. Functions of fats. फैट बॉडी में कई इंपॉर्टेंट रोल्स निभाता है। एक, एनर्जी सोर्स स्टोरेज। फैट एनर्जी का सबसे कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। जब कार्ब्स कम होते हैं तो बॉडी एनर्जी फैट से लेती है। 2, इंसुलेशन प्रोटेक्शन। फैट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, किडनी को कुशन करता है। 3, विटामिन अब्जॉर्प्शन। फैट विटामिन्स ए, डी, ई, के को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। इनको कहते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। 4, सेल स्ट्रक्चर। बॉडी की सेल मेम्ब्रेन्स फैट से बनी होती हैं। 5, स्मूथ स्किन, हेल्दी हेयर। राइट फैट स्किन को ग्लोइंग और हेयर को शाइनी रखते हैं। फूड सोर्सेज ऑफ फैट को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, हेल्दी सोर्स और अनहेल्दी सोर्स। Healthy sources यानी good fats are nuts, seeds such as almonds, walnuts, flax seeds, chia seeds, etc. Oils such as olive oil, sunflower oil, groundnut oil, etc. Fish such as salmon, tuna, etc. And dairy products such as milk, curd, paneer, etc. in moderate quantity. Unhealthy sources यानी bad fats are butter, ghee, cream, cheese, red meat, and fried processed food. अगर बॉडी में फैट की कमी हो जाए तो होने वाली डिजीजेस है। 1, एनर्जी लॉस एंड वीकनेस, क्योंकि फैट मेन एनर्जी रिजर्व है। 2, ड्राई स्किन एंड हेयर। फैट की कमी से स्किन डल और ड्राई हो जाती है। 3, डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स ए, डी, ई, के, जिससे विजन, बोन्स और इम्यूनिटी पर असर पड़ता है। 4, हार्मोनल इम्बैलेंस। फैट्स हार्मोन्स के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। अगर फैट ज्यादा खा लिया जाए तो भी प्रॉब्लम। These are 1, ओबेसिटी। एक्सेस फैट बॉडी में स्टोर होकर वेट बढ़ाता है। 2, हार्ट डिजीजेस। सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ाकर आर्टरीज को ब्लॉक कर सकते हैं। 3, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होती है। 4, डायबिटीज, स्ट्रोक रिस्क। अनहेल्दी फैट्स इंसुलिन फंक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो याद रखिए, फैट ना विलन है ना हीरो, सब कुछ डिपेंड्स करता है बैलेंस पर। राइट फैट चूज करें, फ्राइड जंक फूड को लिमिट करें और अपने डाइट में गुड फैट्स को स्मार्टली इंक्लूड करें। आवर नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज प्रोटीन। प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है। ये ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। साइंटिफिक डेफिनेशन में प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कभी कभी इनमें सल्फर और फास्फोरस भी होता है। प्रोटीन छोटे छोटे यूनिट्स से बना होता है जिन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड्स यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी को लगभग 20 अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, जिनमें से 9 ऐसे हैं जो बॉडी खुद नहीं बना सकती। इन्हें हमें फूड से लेना पड़ता है, इसलिए इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। बाकी के 11 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी खुद बना लेती है और इन्हें खाने में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन्हें नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, कंप्लीट प्रोटीन्स एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। कंप्लीट प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स में सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। ये एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। ये बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। Sources of complete proteins are eggs, milk, fish, meat, poultry, cheese, etc. Incomplete proteins, इनमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी होती है।
ये आमतौर पर प्लांट सोर्सेज से मिलते हैं। अगर हम अलग अलग प्लांट प्रोटीन्स को कॉम्बाइन करें तो कंप्लीट प्रोटीन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दाल और राइस जब साथ में खाए जाते हैं तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाते हैं। सोर्सेज ऑफ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स आर पल्सेस, सीरियल्स, नट्स, सीड्स, पीस, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक, ग्रोथ एंड रिपेयर न्यू टिश्यूज बनाना और पुराने टिश्यूज को रिपेयर करना। 2, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। 3, मसल डेवलपमेंट, प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। 4, इम्यूनिटी बूस्टिंग, एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं। 5, एनर्जी सोर्स, जब कार्ब्स और फैट्स कम होते हैं तब प्रोटीन एनर्जी सोर्स बन जाता है। 6, मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस, बॉडी में वाटर बैलेंस कंट्रोल में रखता है। फूड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एनिमल सोर्सेज जो कि कंप्लीट प्रोटीन्स होता है, इसके अंडर आते हैं एग्स, फिश, मीट, मिल्क, चीज, कर्ड एक्सेट्रा। प्लांट सोर्सेज जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होता है, इसके अंडर आते हैं पल्सेस, दाल, बीन्स, लेंटिल्स, सोयाबीन्स, नट सीड्स, होल ग्रेन्स सच एज व्हीट, rice, oats, etc. Tip: Vegetarians can get complete proteins by mixing pulses plus cereals like rajma chawal or khichdi. Diseases caused by protein deficiency. अगर डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर में सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 1, क्वाशॉकर, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला डिजीज, खासकर बच्चों में। सिम्टम्स: swollen belly, weakness, hair discoloration, स्किन लीजन्स। 2, मैरास्मस, जब प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है। सिम्टम्स: एक्सट्रीम थिननेस, वीकनेस, रिंकल्ड स्किन, स्लो ग्रोथ। 3, जनरल वीकनेस, लो इम्यूनिटी, इन्फेक्शन जल्दी होता है, रिकवरी स्लो रहती है। 4, स्टंटेड ग्रोथ, यानी बच्चों में वृद्धि रुकना। डिजीजेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सेस प्रोटीन, ज्यादा प्रोटीन भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। प्रोटीन के ज्यादा कंजम्पशन से होने वाली प्रॉब्लम्स है। 1, किडनी डैमेज, एक्स्ट्रा प्रोटीन किडनी पर लोड डालता है। 2, डिहाइड्रेशन, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से वाटर लॉस होता है। 3, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ज्यादा प्रोटीन से कॉन्स्टिपेशन या इंडिजेशन हो सकता है। 4, वेट गेन, अगर प्रोटीन फैट सोर्सेज से आए, एक्सेस एनिमल प्रोटीन में सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है। तो याद रखिए, प्रोटीन बॉडी का बिल्डर है, लेकिन बैलेंस ही असली की है। डेली डाइट में प्रोटीन जरूर शामिल करें, चाहे वो दल हो या एग्स, क्योंकि हेल्दी मसल्स, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और एक्टिव बॉडी सब प्रोटीन से ही पॉसिबल है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आने वाले न्यूट्रिएंट्स की। इसमें सबसे पहले है विटामिन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग थोड़ी सी चोट में भी जल्दी ठीक क्यों हो जाते हैं, या कुछ की स्किन, आईज और इम्यूनिटी हमेशा ग्लोइंग और स्ट्रॉन्ग क्यों रहती है? इसका सीक्रेट है विटामिन्स। यस, विटामिन्स हमारी बॉडी के प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें हेल्दी, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रखते हैं। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी को ग्रोथ, रिपेयर और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी होते हैं। इनसे एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने में मदद करते हैं। यानी विटामिन्स आर रेगुलेटरी न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी की मशीनरी को स्मूथ चलाते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स 2 मेन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जैसे नाम से पता चलता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो फैट, ऑयल में डिसोल्व होते हैं और बॉडी के फैटी टिश्यूज और लिवर में स्टोर किए जा सकते हैं। इसलिए हमें इन्हें रोज नहीं लेना पड़ता, क्योंकि बॉडी इनका स्टोरेज बना लेती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर विटामिन्स A, D, E and K। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, जैसे नाम से पता चलता है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स हैं जो पानी में डिसोल्व होते हैं। इनका स्टोरेज बॉडी में नहीं होता, इसलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। मतलब इन्हें रेगुलरली डाइट में लेना जरूरी है।
Examples of water-soluble vitamins are vitamin B complex group and vitamin C. अब हम इन vitamins के functions, sources और excess या deficiency की वजह से होने वाली problems को समझते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल भी कहते हैं। Its functions are आइज की विजन के लिए जरूरी, स्पेशली नाइट विजन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स को हेल्दी रखता है, ग्रोथ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। Its food sources are carrots, spinach, milk, butter, liver, papaya and mango. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ेरोफ्थैल्मिया यानी आइज का ड्राइनेस और ड्राई स्किन। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हेडेक, नोसिया और लिवर डैमेज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal amount of vitamin A is 700 to 900 micrograms per day. Next is vitamin D, इसे कैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। Its functions are कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। Its food sources are egg yolk, fish oil, butter, fortified milk and sunlight exposure. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है रिकेट्स, इन चिल्ड्रन इसमें बोन्स सॉफ्ट और बेंट हो जाती है, और ऑस्टियोमलेसिया इन अडल्ट्स यानी वीक बोन्स। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो किडनी स्टोन्स और कैल्शियम डिपोजिशन इन टिश्यूज जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal amount of vitamin D is 15 micrograms per day. Next is vitamin E, इसे टोकोफेरोल भी कहते हैं। Its functions are acts as an antioxidant, सेल्स को डैमेज से बचाता है, स्किन और हेयर को हेल्दी रखता है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में मदद करता है। Its food sources are nuts, seeds, green leafy vegetables and vegetable oils. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है मसल वीकनेस, फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स और सेल डैमेज। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हेडेक, फटीग और ब्लड विजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal amount of vitamin E is 15 milligrams per day. Next is vitamin K, इसे फिलोक्विनोन भी कहते हैं। Its functions are blood clotting यानी खून जमाने के लिए जरूरी है और wound healing में मदद करता है। Its food sources are green leafy vegetables, spinach, cabbage और broccoli are good source of vitamin K. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है delayed blood clotting यानी चोट लगने पर ब्लीडिंग रुकती नहीं। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो रेयर but may cause liver damage. The ideal amount of vitamin K is 90 to 120 micrograms per day. Next is vitamin B complex. Vitamin B ग्रुप को एनर्जी विटामिन्स कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी को फूड से एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करते हैं। हर भी विटामिन का काम अलग है, लेकिन ये एक साथ मिलकर बॉडी की मेटाबॉलिज्म को स्मूथ चलाते हैं। इन्हें डिटेल में समझते हैं। विटामिन B1, इसे थायामाइन भी कहते हैं। यह नर्वस सिस्टम और मसल्स के लिए जरूरी है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। Its food sources are whole grains, pulses, nuts and yeast. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है बेरी, जिसमें वीकनेस, नर्व डैमेज, मसल पेन होता है। The ideal amount of vitamin B1 is 1.1 to 1.2 milligrams per day. Next is vitamin B2, इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है और स्किन, आईज और टंग को हेल्दी रखता है। Its food sources are milk, eggs, green vegetables and liver. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है छेलोसिस यानी क्रैक्स एट माउथ कॉर्नर्स, ग्लोसिटिस यानी रेड, सॉर टंग एंड आई इरिटेशन। The ideal amount of vitamin B2 is 1.1 to 1.3 milligrams per day. Next is vitamin B3, इसे नियासिन भी कहते हैं। यह एनर्जी मेटाबॉलिज्म में मदद करता है और हेल्दी स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। Its food sources are meat, fish, peanuts and whole grains. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस है पेलाग्रा, जिसके सिम्टम्स डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया है। The ideal amount of vitamin B3 is 14 to 16 milligrams per day. Next is vitamin B5, इसे पैंटोथेनिक एसिड भी कहते हैं। यह फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और हार्मोन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Its food sources are egg yolk, whole grains, liver and mushrooms. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रेयरली बट फटीग और नोसिया हो सकता है।
The ideal amount of vitamin B5 is 5 milligrams per day. Next is vitamin B6, इसे pyridoxine भी कहते हैं। यह प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ब्रेन फंक्शन और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Its food sources are bananas, nuts, meat and whole grains. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स, अनेमिया और डिप्रेशन हो सकता है। The ideal amount of vitamin B6 is 1.322 milligrams per day. Next is vitamin B7, इसे बायोटीन भी कहते हैं। यह हेयर, स्किन और नेल्स के लिए अच्छा होता है एंड फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। Its food sources are egg yolk, nuts, milk and soybeans. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस, स्किन रैशेस और फटीग हो सकता है। The ideal amount of vitamin B7 is 30 micrograms per day. Next is vitamin B9, इसे फॉलिक एसिड और फोलेट भी कहते हैं। यह आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करता है और प्रेगनेंसी के दौरान बेबीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए जरूरी होता है। Its food sources are green leafy vegetables, pulses, oranges and liver. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनेमिया और बर्थ डिफेक्ट्स इन बेबीज हो सकता है। The ideal amount of vitamin B9 is 400 micrograms per day. Next is vitamin B12, इसे कोबालामिन भी कहते हैं। यह आरबीसी प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए जरूरी है। Its food sources are meat, fish, eggs and milk यानी only animal sources. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पर्निशियस अनेमिया, नर्व डैमेज और वीकनेस हो सकती है। The ideal amount of vitamin B12 is 2.4 micrograms per day. Vitamin B कॉम्प्लेक्स के बाद वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स में नेक्स्ट है विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। यह कोलेजन फॉर्मेशन फॉर स्किन, गम्स एंड वुंड्स, बूस्ट्स इम्यूनिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम फूड में हेल्प करता है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। Its food sources are आंवला, oranges, lemon, guava, tomatoes and green vegetables. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी यानी ब्लीडिंग गम्स, लूज टीथ एंड स्लो वाउंड हीलिंग हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो स्टमक अपसेट और डायरिया हो सकता है। The ideal amount of vitamin C is 75 to 90 milligrams per day. अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब बात करते हैं मिनरल्स की। क्या आपने कभी सोचा है हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग क्यों रहती हैं? हार्ट सही रिदम में क्यों धड़कता है? और हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है? इस सब के पीछे होते हैं मिनरल्स। हाँ, वही टाइनी न्यूट्रिएंट्स जो दिखते नहीं, लेकिन हमारी बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग और फंक्शनल बनाते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी ये प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं बल्कि अर्थ एलिमेंट्स यानी सॉइल, वाटर, रॉक्स से आते हैं। बॉडी को इनकी थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। ये हमारे बोन्स, टीथ, मसल्स, नर्व्स, ब्लड और हार्मोन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। इसलिए मिनरल्स को बॉडीज फंक्शनल स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइप्स के मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए। बॉडी को टोटल 16 एसेंशियल मिनरल्स की जरूरत होती है, जो 2 ग्रुप्स में बांटे गए हैं, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स और मेजर मिनरल्स, इनकी जरूरत बॉडी को ज्यादा मात्रा में होती है। देयर आर टोटल 7 मेजर मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स, इनकी जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। देयर आर टोटल 9 ट्रेस मिनरल्स। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। सबसे पहले है कैल्शियम। यह बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है। इट्स फूड सोर्सेज आर मिल्क, चीज, कर्ड, रागी, सेसमी सीड्स एंड ग्रीन लीफी वेजीज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स इन चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे की बोन्स सॉफ्ट हो जाती है, और ओस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट्स, जिसमें इंडिविजुअल की बोन्स फ्रैजाइल हो जाती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो किडनी स्टोन्स और कैल्शियम डिपॉजिट्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal requirement of calcium is 1000 milligrams per day. स्ट्रॉन्ग बोन्स का क्रेडिट कैल्शियम को जाता है, लेकिन कैल्शियम अकेला नहीं है। उसका बेस्ट फ्रेंड है फास्फोरस।
यह कैल्शियम के साथ मिलकर बोन्स और टीथ बनाता है और एनर्जी मोलिक्यूल ATP का हिस्सा है। इट्स फूड सोर्सेज आर मिल्क, मीट, एग्स, पल्सेस एंड नट्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स वीक हो सकती है और फटीग हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो बोन इम्बैलेंस और कैल्शियम लॉस हो सकता है। The ideal requirement of phosphorus is 700 milligrams per day. Next is sodium. यह बॉडी फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है और नर्व इम्पल्सेस और मसल कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करता है। Its food sources are table salt, pickles, butter and processed foods. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स और लो बीपी हो सकता है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। The ideal requirement of sodium is 1500 milligrams per day. Too much sodium increases pressure, and to balance that pressure, we need its partner mineral, potassium. यह मसल कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट बीट रेगुलेट करता है और वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। Its food sources are bananas, oranges, coconut water and spinach. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल वीकनेस और इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो किडनी प्रॉब्लम्स और स्लो पल्स हो सकती है। The ideal requirement of potassium is 3500 milligrams per day. Next is magnesium. यह एंजाइम एक्टिवेशन और मसल, नर्व एंड बोन हेल्थ को बेहतर करता है। Its food sources are nuts, seeds, whole grains and leafy veggies. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से मसल क्रैम्प्स और इरिटेबिलिटी हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो डायरिया और लो बीपी हो सकता है। The ideal requirement of magnesium is 400 milligrams per day. Next is sulfur. यह स्किन, हेयर, नेल्स के लिए जरूरी और सम अमीनो एसिड्स such as मेथियोनाइन, सिस्टीन में प्रेजेंट होता है। Its food sources are onion, garlic, eggs and cabbage. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डल हेयर और वीक नेल्स हो सकता है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो यूजुअली हार्मलेस होता है। The ideal requirement of sulfur is 500 milligrams per day. अभी तक हमने जितने मिनरल्स के बारे में बात की वे सब बॉडी के बिल्डर्स कहलाते हैं, यानी ये सब बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करेंगे उन मिनरल्स की जो बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। इन्हें ट्रेस मिनरल्स भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले है क्लोरीन और क्लोराइड। यह स्टमक एसिड यानी HCl का हिस्सा है और फ्लूइड बैलेंस रेगुलेट करता है। क्लोराइड अकेला ऐसा मैक्रो मिनरल है जो ट्रेस मिनरल की कैटेगरी में आता है। ट्रेस मिनरल्स की कैटेगरी में आने वाले बाकी सभी मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स होते हैं। इट्स फूड सोर्सेज आर टेबल सॉल्ट, सीवीड एंड टोमेटोज। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज और मसल वीकनेस हो सकती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। The ideal requirement of chlorine is 2300 milligrams per day. अब बात करते हैं माइक्रो मिनरल्स की। जैसा कि पहले बताया है, इनकी जरूरत बॉडी को बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। There are 9 types of micro minerals required by our body and essential in our diet. इनमें सबसे पहले है आयरन। यह हीमोग्लोबिन बनाता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। Its food sources are spinach, jaggery, dates, meat and pulses. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से अनेमिया हो सकता है, जिससे फटीग और पेल स्किन हो जाती है। अगर इसे एक्सेस में लिया जाए तो इससे लिवर डैमेज और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। The ideal requirement of iron in male is 8 milligrams per day and for female is 18 milligrams per day. ऑक्सीजन सप्लाई के बाद आता है मेटाबॉलिज्म कंट्रोल एंड दैट्स द जॉब ऑफ आयोडाइन। आयोडाइन हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स T3 और T4 बनाता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। Its food sources are iodized salt, sea fish and seaweed. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से गॉटर यानी नेक स्वेलिंग हो सकती है और बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। अगर आयोडाइन को एक्सेस में लिया जाए तो थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है। The ideal requirement of iodine is 150 micrograms per day. माइक्रो मिनरल्स में नेक्स्ट है जिंक। इसका काम बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है।
इसके अलावा यह वाउंड हीलिंग और बॉडी ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसके फूड सोर्सेज है नट्स, सीड्स, मीट और सीरियल्स। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन और हेयर लॉस हो सकता है। एक्सेस अमाउंट में लेने पर इसके कारण नोसिया और वॉमिटिंग हो सकती है। The ideal requirement of zinc is 10 to 12 milligrams per day. Next is micromineral is fluorine or fluoride. यह टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। Its food sources are fluoridated water, tea and fish. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डेंटल कैरीज यानी टूथ डीके होता है। अगर एक्सेस में लिया जाए तो फ्लोरोसिस यानी दांतों में ब्राउन स्टेन्स और वीक बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। The ideal requirement of fluoride is 3 to 4 milligrams per day. Next micromineral is copper. यह हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में मदद करता है और आयन मेटाबॉलिज्म में एसेंशियल रोल प्ले करता है। Its food sources are nuts, seeds, seafood and liver. इसकी डेफिशिएंसी हो तो अनेमिया और इम्यूनिटी वीक होती है, और अगर एक्सेस में लिया जाए तो लिवर डैमेज कर सकती है। The ideal requirement of copper is 900 micrograms per day. Next micromineral is selenium. यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और सेल डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। Its food sources are eggs, fish and cereals. अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है और मसल पेन हो सकता है, और अगर एक्सेस में लिया जाए तो हेयर लॉस और नेल ब्रिटलनेस हो सकती है। The ideal requirement of selenium is 55 micrograms per day. And just like antioxidants protect cells, some minerals strengthen bones and enzymes, like manganese. यह बॉडी में एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Its food sources are nuts, tea, cereals and whole grains. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से पुअर ग्रोथ और वीक बोन्स हो सकती है, और अगर डाइट में इसकी एक्सेस हो तो नर्व प्रॉब्लम्स हो सकती है। The ideal requirement of manganese is 2 to 5 milligrams per day. इस कैटेगरी में नेक्स्ट मिनरल है कोबाल्ट। यह विटामिन B12 का पार्ट है और आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Its food sources are animal foods, eggs and fish. अगर बॉडी में कोबाल्ट की डेफिशिएंसी हो जाए तो पर्निशियस अनेमिया डिजीज हो जाती है, और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो यह हार्ट और थायराइड को अफेक्ट कर सकता है। The ideal requirement of cobalt is approximately 1 milligrams per day. माइक्रोमिनरल्स में नेक्स्ट मिनरल है क्रोमियम। यह इंसुलिन की ब्लड शुगर रेगुलेशन में हेल्प करता है। Its food sources are whole grains, nuts and broccoli. इसकी डेफिशिएंसी की वजह से इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस यानी हाई ब्लड शुगर हो जाती है, और अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो रेयरली but can harm kidneys. The ideal requirement of chromium is 25 to 35 micrograms per day. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। Till then, keep learning, keep implementing and keep improving.